हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आईटी सेक्टर की 3 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर पिछले कुछ टाइम से कोरोना के बाद से इसने काफ़ी एक बुल रन दिखाया और अपने सारे ही इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा के दिखाया। पर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आईटी सेक्टर में लगातार यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और सारी ही कंपनीज आईटी सेक्टर की अपने टॉप से काफ़ी नीचे यहाँ पे आ चुकी हैं, चाहे फिर वो इंडिया की कंपनीज़ हो चाहे फिर वो यूएस की कंपनीज़ हो। तो इन सारे रीजंस को हम समझेंगे कि क्यों ये सारी कंपनीज इतना नीचे आई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर क्या सिनेरियो इस कंपनीज़ के अंदर यहाँ पे नज़र आता है। तो सबसे पहले रीजंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीज़न जो हमें नज़र आता है वो आता है कि आईटी सेक्टर का जो एट्रिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एट्रिशन रेट यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस रेट पे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा काफ़ी हाई हो गया था कोरोना के आने के बाद से, क्योंकि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया और काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और जो कंपनीज बेहतर उनको ऑफ़र कर रही थी उन कंपनीज़ को उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया, जिसके कारण से एट्रिशन रेट आने के कारण से यहाँ पे जो हायरिंग कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई, जिसके कारण से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई और जो कंपनीज आईटी कंपनीज़ के जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो यहाँ पे थोड़े से स्क्वीज़ हो गए। उसके बाद हुआ क्या कि रशिया और यूक्रेन में वॉर छिड़ गया। अब यूक्रेन में काफ़ी सारी आईटी कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं। तो यूक्रेन में जो टेक कंपनीज़ है वो इन्फोसिस, HCL, मतलब इंडियन कंपनीज़ की वो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं। अब वहाँ से उनका रेवेन्यू आना कम हुआ, वहाँ से उनका प्रॉफिट आना वहाँ पे कम हो गया, जिसके कारण से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उस पर इम्पैक्ट देखने को यहाँ मिल रहा है। पर यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि इसका लॉन्ग टर्म में इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा भी होने वाला है। वो कैसे कि जब यूक्रेन के अंदर जो बिज़नेस जाना होता था वो बिज़नेस अब इंडियन कंपनीज़ के पास आएगा। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो रशिया के अंदर जो बिज़नेस जाता था वो भी अब इंडियन कंपनीज़ को आना शुरू हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडियन आईटी कंपनीज़ को यहाँ फ़ायदा होने वाला है, पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इन कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिला है। पर अगर देखा जाए तो इन कंपनीज़ ने क्या स्टेप्स उठाए हैं इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, तो हाल ही में यहाँ पे सारी कंपनीज़ ने जो वेरिएबल पे था, कंपनीज़ के वेरिएबल पे में थोड़ा कट करना शुरू किया, जिससे कि जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए हैं उनको ये रिकवर कर सकें और वापस से अपने ऑन ट्रैक पे आ सकें। तो जिसके लिए कंपनी सारी ही टेक कंपनीज़ अच्छे यहाँ पे कदम उठा रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनकी फाइनेंशियल और इनके टेक्निकल्स कैसे दिखते हैं। जिन 3 स्टॉक्स की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो कंपनी है वो HCL टेक्नोलॉजीज। उसके अगर सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 2,56,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें 18.9 पर ट्रेड करता है, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है। ROC और ROE दोनों ही हेल्दी साइड पे नज़र आते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इन्फोसिस और TCS से थोड़ा नीचे आते हैं, पर सारी कंपनीज़ का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है, उनका बिजनेस अलग होता है, उनके क्लाइंट्स अलग होते हैं। तो पर देखा जाए तो ROC ROE दोनों ही यहाँ पे हेल्दी साइड पे नज़र आते हैं। डेट टू इक्विटी, डेट इनके पास ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। नीचे चलते हैं, देखते हैं इंडस्ट्री पी के स्टॉक पी देखा जाए तो 5 ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा सा हायर साइड पर नज़र आता है। पर पिछले कुछ टाइम में 2-3 सालों के अंदर पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो पिछले 3 साल के अगर स्टॉक पी को हम कंपेयर करें तो ये उसी मीडियन पी के आसपास यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो जो दिखाता है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ की। अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स जो है हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार यहाँ कम हुआ है। जो कभी 29% हुआ करता था हाईएस्ट एवर साइड पे, वो 21% अभी रह गया है। जैसे कि मैंने बताया एट्रिशन रेट और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा डिप देखने को मिला है, जिसका रिजल्ट इनके नेट प्रॉफिट पे भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट जो कभी 3,969 करोड़ का हाईएस्ट एवर साइड पे था, वो अभी 3,283 करोड़ का सिर्फ रह गया है। पर जैसे जैसे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव होंगे, वैसे वैसे इनके नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव होंगे। पर ऐसा देखा जाए तो कंपनी में कोई खराबी यहाँ पे है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एट्रिशन रेट और एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से यहाँ पे थोड़े से डिप देखने को मिल रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी बेहतर करती हुई नज़र आ सकती है। सेल्स को देखा जाए तो हाईएस्ट एवर सेल्स इनकी लास्ट ईयर के अंदर है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर साइड पे है, दोनों ही लास्ट ईयर में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर। कंपाउंडेड सेल्स की बात की जाए तो 18% से कम इनकी सेल्स कंपाउंड हो रही है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। प्रॉफिट की बात करें तो 23% से कंपाउंड हुआ लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। वहीं स्टॉक प्राइस की बात करें तो 21% से कंपाउंड हुआ है, जबकि प्रॉफिट जो इनका 23% से कंपाउंड हुआ है। तो यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे अभी वैल्यूएशन के हिसाब से है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली यहाँ पे है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व इनके लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए नज़र आए हैं। बोरोविंग्स इनके पास जो कुछ ज़्यादा नहीं है, पिछले 2-3 क्वार्टर में इन्होंने बोरिंग अपनी कम ही जरूर की है, जो कि एक अच्छा साइन यहाँ पे नज़र आता है।
और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे अपने पिछले 2 क्वार्टर में जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। पब्लिक के पास भी यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। किसने निकाला यहाँ पे, FII ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो स्टॉक्स है, शेयर्स हैं उसको निकाला है, पर फिर भी पब्लिक के पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे है नहीं। उसके बाद अब देखते हैं HCL टेक को अगर हम देखें, सबसे पहले तीनों कंपनीज़ के हम फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके टेक्निकल्स को समझेंगे। तो दूसरी कंपनी जो आती है वो आती है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को मैं सर्च कर लेता हूँ। तो टेक महिंद्रा की भी बात करें तो इनका भी जो मार्केट कैप है वो 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 19.5 अगेन इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। ROC और ROE दोनों इनका अगेन हेल्दी साइड पर नज़र आता है। डेट, इनके पास जो डेट है वो भी लगभग जो HCL टेक्नोलॉजी है उसके बराबर ही इनके पास डेट है। अगर इसके PE रेशियो की अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इनका जो PE रेशियो है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है 5 ईयर के मीडियन PE रेशियो से। 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर PE रेशियो से नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाए तो हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स यहाँ पे है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके भी थोड़े से स्क्वीज़ हुए हैं, जो कभी 20% पे हुआ करते थे, अभी 15% रहेंगे, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे देखने को मिला है। पर जैसे ही अगेन मैंने कहा, जैसे ही इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होंगे तो नेट प्रॉफिट भी बेहतर होगा। कंपनी में यहाँ कोई ख़राबी नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो अगेन हाईएस्ट साइड पे इनकी सेल्स है लास्ट ईयर के अंदर, प्रॉफिट भी हाईएस्ट साइड पे है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूर कम देखने को मिला, बट जैसे ही अगला क्वार्टर इसमें ऐड होगा तो आई होप इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ बेहतर होता हुआ नजर आएगा। कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो 10 ईयर्स के अंदर 23% से कंपाउंड हुई है, प्रॉफिट 17% से कंपाउंड हुआ है, स्टॉक प्राइस भी 17% से कंपाउंड हुआ है, दैट्स ग्रेट। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर के अंदर जो प्रॉफिट है 13% से कंपाउंड हुआ है, बट स्टॉक का जो प्राइस है 27% से डिक्लाइन हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स इन्होंने भी लगातार अपनी बोरोइंग के पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर कम किया, जो कि अगेन यहाँ पे गुड साइन है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास दिखता है कि सिर्फ 35% की होल्डिंग है, पर उसके बाद देखिए तो यहाँ पे FII ने 30% ले रखा है, DIA ने 20% ले रखा है, तो पब्लिक के पास सिर्फ 13.43% की यहाँ पे हिस्सेदारी छोड़ी है। उसमें भी देख लेते हैं और किसी के पास तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में भी NPS ट्रस्ट के पास भी 1.10% की हिस्सेदारी है, तो लगभग 12% की हिस्सेदारी सिर्फ पब्लिक के पास है। जो थर्ड कंपनी आती है विप्रो के फंडामेंटल्स को भी हम यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगेन इसका जो पी है वो भी स्टॉक पी 19.7 है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। ROC ROE तीनों ही कंपनीज़ के यहाँ 20 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और डेट टू इक्विटी यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है बाकी 2 कंपनीज़ के कंपेरिजन में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो हाईएस्ट एवर पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। प्रॉफिट मार्जिन इनके भी स्क्वीज़ हुए हैं, जो कभी 26% पे थे अभी वो 18% पे हैं, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे देखने को मिला है। पर कंपनी में यहाँ तीनों ही कंपनी में कोई यहाँ पे परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट ये कंसिस्टेंटली कमा के दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो हाईयर साइड पे इनकी सेल्स नज़र आती है मार्च 2022 के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर, और नेट प्रॉफिट भी हाईयर साइड पर नज़र आता है। तो आने वाले टाइम में फिर से जैसे ही इनके प्रॉफिट मार्जिन ठीक होंगे तो जो नेट प्रॉफिट और सेल्स हैं मुझे हाईयर साइड पर नज़र आती हैं। सेल्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 8% से 10 ईयर्स में कंपाउंड हुई है। अगर लास्ट 3 ईयर में देखा है तो 10%, मतलब यहाँ से थोड़ा सेल्स ज़्यादा आनी शुरू हुई है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर 26%, तो आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड आ रही है, तो जो इनकी सेल्स है यहाँ पर बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है। उसके साथ साथ प्रॉफिट भी जो देखा जाए तो 8% से कंपाउंड हो रहे थे 5 और 10 ईयर्स के बीच में। तो अभी 3 ईयर्स की देखें तो 11% से कंपाउंड हो रहे हैं प्रॉफिट, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर ये नेगेटिव फिगर नज़र आता है। पर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज़ हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट नज़र आता है उसमें माइनस नज़र आता है। पर एज सच कंपनी के अंदर कोई ख़राबी है नहीं, इसने कंसिस्टेंटली ग्रो करके दिखाया अपने इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे इसने मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 12% से कंपाउंड हुआ 10 ईयर्स के अंदर, और लास्ट 1 ईयर के अंदर काफ़ी नीचे आ चुका है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मुझे नज़र आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे इसने दिखाया है। रिजर्व्स की बात करें तो अगेन रिजर्व इनके लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी हैं इस कंपनीज़ की लास्ट ईयर के अंदर। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया हो, पर 0.27% ही इनकी जो डेट टू इक्विटी है वो मैनेजेबल भी है काफ़ी। शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटर्स के पास 73% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग है, जो कि हाईयर साइड पर नज़र आती है। पब्लिक के पास 16.36% की होल्डिंग है, उसमें से भी 3% या 2% की शेयर होल्डिंग है, लगभग 6% की शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो दिखाता है कि लगभग 10% ही यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास है।
और उसके बाद आप चलते हैं टेक्निकल्स में। यहाँ पे हमने फंडामेंटल्स को समझा, फंडामेंटल्स पे देखा कि सेल्स लगातार तीनों ही कंपनीज़ की बढ़ रही है और पिछले 2-3 सालों के अंदर जो सेल्स में यहाँ पे एक बूम देखने को भी मिला है, पर इनके जो प्रॉफिट मार्जिन तीनों ही कंपनीज़ के स्क्वीज हुए, जिसकी वजह से ये कंपनीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट पे यहाँ मिल रही हैं, अपने टॉप से काफ़ी नीचे मिल रही हैं। तो अब चलते हैं इसके चार्ट की तरफ और चार्ट को भी एक बार हम देख लेते हैं। टेक्निकल्स की बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज़ करेंटली अपने जो एक सपोर्ट लेवल है, इसने एक लंबा एक सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, जो सब पहले कभी यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना, 3 बार सपोर्ट बना, चौथी टाइम भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे जब 4 बार एक सपोर्ट लिया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई मुझे यहाँ नज़र आती है। तो इससे नीचे फर्दर जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आता नीचे। और यहाँ पे इसने राउंडिंग पैटर्न बनाया है। तो राउंडिंग पैटर्न कुछ इस तरह से काम करता है कि जब भी जिस भी लेवल से राउंडिंग पैटर्न बनना शुरू होता है, और यहाँ पे स्टीप फॉल यहाँ देखने को नहीं, लगातार यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिला, एक राउंडिंग पैटर्न बनाता हुआ इसने फॉल किया। तो जब ये राउंडिंग पैटर्न बना के फॉल करता है तो वापस से उस लेवल तक जरूर जाता है जिस लेवल से इसने राउंडिंग पैटर्न बनाया। तो अगर मैं करंट प्राइस से लेकर के इसके राउंडिंग पैटर्न तक जाने की बात करूँ तो कितना यहाँ मुझे गेन नज़र आता है, तो यहाँ राउंडिंग पैटर्न के बेस पर 27% का गेन नज़र आता है। और लेफ्ट टाइम हाई तक की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टाइम हाई तक के जाने में इसका 44% का गेन यहाँ से नज़र आता है। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है टेक महिंद्रा, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। टेक महिंद्रा में क्या सिनेरियो नज़र आता है, तो टेक महिंद्रा भी लगभग अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो इसने भी 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स ने यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद एक और यहाँ पे सपोर्ट इसको कह सकते हैं कि जो पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, एक दूसरा सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, इसको एक बार यहाँ से ब्रेक किया, फिर ये वाला सपोर्ट लिया, अगर वापस से यहाँ पे इसने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, अब यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस लेवल के बाद से अगर हम इसमें भी एक राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ मुझे यहाँ नज़र आता है। तो इस राउंडिंग पैटर्न के बेस पे अगर यहाँ अगेन करंट प्राइस से देखें तो इस लेवल तक देखा जाए तो अगेन यहाँ 46% का गेन नज़र आता है। और इसको लाइफ टाइम हाई तक अगर रखा जाए तो लाइफ टाइम हाई तक 70% का गेन नज़र आता है। एक सिंगल शॉट में 70% का गेन, फिर इसमें चाहे 2 साल ही क्यों ना लग जाए तो भी क्या बुरा है। इसके बाद थर्ड जो कंपनी है उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड कंपनी की बात करें तो थर्ड कंपनी में भी मुझे सेम ही सिनेरियो नज़र आता है। यहाँ भी एक राउंडिंग पैटर्न बन के ये नीचे आया है और अभी करंटली इसने भी 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है। तो जो कभी पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसके बाद से एक सपोर्ट बना, फिर दोबारा इसने सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 4 बार सपोर्ट, ये भी 4 बार सपोर्ट ले चुका है। अगेन ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है, इसको रीटेस्ट कर रहा है इस सपोर्ट लेवल को। और राउंडिंग पैटर्न के बेस पे अगर बात करें तो इसमें जो यहाँ पे गेन नज़र आता है वो लगभग 46% का गेन यहाँ से नज़र आता है। सही से प्लॉट कर लेता हूँ इसको, तो 48% गेन यहाँ से एक्चुअली नज़र आता है। उसको लाइफ टाइम हाई तक रखा जाए तो लाइफ टाइम हाई तक जाने में भी यहाँ पे हमें 74% का गेन यहाँ नज़र आता है। अब कुछ चीज़ें और भी हैं सीखने के लिए यहाँ पे इन तीनों ही कंपनीज़ के केस में, जैसे कि तीनों ही कंपनीज़ ने यहाँ पे जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो एक तो इसने यहाँ पे एम पैटर्न बना करके नीचे आना शुरू किया। तो जब इस लेवल को ब्रेक किया तो आपको समझ आना चाहिए था कि एम पैटर्न बनाया है और ये वापस इस लेवल तक आने वाला है। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, उसमें क्या हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आया, तो अगेन यहाँ भी हमें सेम ही पैटर्न बनता हुआ नज़र आया। तो यहाँ भी इसने एक एम पैटर्न बनाया और फिर वापस से उसी लेवल तक आ गया जिस लेवल से इसने एम पैटर्न बनाना शुरू किया। तो उसके बाद हम देखें टेक महिंद्रा, उसमें क्या सिनेरियो नज़र आया। टेक महिंद्रा में यहाँ पे एम पैटर्न तो नज़र नहीं आया, पर इसने इस लेवल पे आ करके इसने एक दूसरा चार्ट पैटर्न बनाया जिसका हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसका लेफ्ट शोल्डर था, इसका हेड था, उसके बाद ये शोल्डर था। तो हेड एंड शोल्डर के केस में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी उसकी डेप्थ होती है वो उतने ही ऊपर या नीचे की तरफ चला जाता है। तो क्या वो उस लेवल तक आया जो ऑब्वियसली इसको ब्रेकआउट देने के बाद वापस से इस लेवल तक आया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ नज़र आती है। तो अब इसमें फर्दर क्या चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ, जैसे कि मैंने बता दिया है राउंडिंग पैटर्न डेवलप हुआ। राउंडिंग पैटर्न जब ये काम करेगा तो अपने जहाँ से ये बनना शुरू हुआ था वहाँ तक जरूर जाएगा, तो उस लेवल तक तो आप इसको रख ही सकते हैं। उसके बाद फर्दर देखा जाएगा कि इसमें फर्दर क्या चार्ट पैटर्न डेवलप बनते हुए नज़र आते हैं, उसके बेसिस पे हम इसमें ट्रेड लेंगे। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। जब इन सारी चीज़ों को जब आप लर्न करेंगे कि कैसे कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न किस बेसिस पे काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो डेवलप होता है, और जब सारी चीज़ों को आप सीखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कब किस स्टॉक के अंदर कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना उसका शेयर का टारगेट प्राइस होना चाहिए। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको कन्विक्शन होगा, आप थोड़े बहुत जो शॉर्ट टर्म में जो इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं उससे आप घबराएंगे नहीं, और लॉन्ग टर्म में आप शेयर मार्केट का स्टॉक से एक बेहतर प्रॉफिट कमा पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि हम सब मिल करके इस जर्नी में आगे स्किल्ड बन सकें। स्किल्ड बनेंगे तो हम यहाँ पे रिच जरूर बनेंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।